हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रिविजनरी टेस्ट पेपर आरटीपी सितंबर 2025 का। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कवर करेंगे आरटीपी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर 3 टैक्सेशन, जिसमें सबसे पहला जो है वो है सेक्शन ए इनकम टैक्स लॉ, और हमारा भी फेवरेट सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, सिंस देयर इज नो सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर इशूड बिटवीन 1/10/24 एंड 28/2/25 स्टैट्यूटरी अपडेट इज नॉट इशूड फॉर सितंबर 25 एग्जामिनेशन। यानी कि कोई भी मेजर सर्कुलर और नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, इसीलिए कोई भी स्टैट्यूटरी अपडेट जो है सितंबर 25 के एग्जामिनेशन के लिए नहीं लाया गया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए। अब हम बिना टाइम को वेस्ट किए आते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केस सिनारियो। क्या बोलता है हमारा केस सिनारियो, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से आप सभी क्वेश्चन में आ जाएंगे, मिस्टर मनीष की यहां पर बात चल रही है। इज ए रियल स्टेट डेवलपर, हिज मेन बिजनेस इज कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। यानी कि मिस्टर मनीष का जो काम है वो है रियल एस्टेट डेवलपर का, और वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को बनाते हैं, डेवलप करते हैं और उसके बाद सेल कर देते हैं। ठीक है। ही डेवलप अ प्रोजेक्ट नेम आशियाना हेवन। इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया आशियाना हेवन के नाम से, जो कि बोथ रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल यूनिट, जिसके अंदर दोनों थे, रेसिडेंशियल यूनिट भी थे, कॉमर्शियल यूनिट भी थे। आपने वो कॉम्प्लेक्स देखे जहां पर ऊपर घर होते हैं और नीचे दुकानें होती हैं, ये वही कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। ठीक है। ही ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फॉर द सेट प्रोजेक्ट ऑन 1/2/2003। अब दोस्तों इसने जो है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन कब लिया है? 1 फरवरी 2023 को। ठीक है। ही सोल्ड मेजोरिटी ऑफ द यूनिट्स, हाउएवर 15 रेसिडेंशियल यूनिट एंड 10 कॉमर्शियल यूनिट वेयर नॉट सोल्ड। इसके पूरे प्रोजेक्ट में दोस्तों 15 रेसिडेंशियल यूनिट बच गए हैं और 10 कॉमर्शियल यूनिट जो है वो बच गए हैं, जो अभी तक बिके नहीं है, जिसको इन्होंने स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड किया हुआ है, यानी कि स्टॉक इन ट्रेड दिखाया हुआ है। टू अर्न सम इनकम फ्रॉम सच यूनिट ही लेट आउट 10 रेसिडेंशियल एंड 5 कॉमर्शियल यूनिट। अब 15 यूनिट में से 10 रेसिडेंशियल यूनिट को इसने लेट आउट कर दिया और 10 कॉमर्शियल यूनिट में से 5 कॉमर्शियल यूनिट को इसने लेट आउट कर दिया। कब से लेट आउट किया है दोस्तों? 1 मई 2024 से। याद रखिए 1 मई 2024 से किया है लेट आउट। यानी कि जब आप इनकम कैलकुलेट करोगे तो मई से करोगे, और मई से करोगे तो 11 मंथ की इनकम काउंट होने वाली है। ठीक है। और 15,000 पर मंथ में दिया है रेसिडेंशियल और 20,000 पर मंथ में दिया है कॉमर्शियल। ठीक है, कोई दिक्कत हमको यहाँ पर नहीं है। अब आते हैं एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ ईच रेसिडेंशियल यूनिट इज 14,000 पर मंथ एंड 22,000 पर मंथ। यानी कि जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो रेसिडेंशियल का 14,000 पर मंथ है और कॉमर्शियल का 22,000 पर मंथ है। ठीक है। और यूनिट्स आर आइडेंटिकल, यानी कि सब यूनिट एक समान है, सबका एरिया सबकी साइज सेम है। उसके बाद दोस्तों अपन बाद में देखते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहां पर खत्म हो जाता है। ठीक है, एक केस सिनेरियो यहां पर खत्म हो जाता है, उसके बाद दूसरा केस सिनेरियो चालू होता है। दूसरा केस सिनेरियो हम अभी पढ़ लेंगे ना तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम पहले क्वेश्चन में आते हैं सीधा। जो केस सिनेरियो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। आइए क्या क्वेश्चन है? बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है। हाउ मच अमाउंट वुड बी टैक्सेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न बाय मिस्टर मनीष फॉर लेट आउट ऑफ द रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल यूनिट एंड अंडर विच हेड? दोस्तों ये बोल रहा है कि जो ये रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल यूनिट को लेट आउट किया हुआ है
उसमें कितनी इनकम जो है वो चार्ज होने वाली है और कौन से हेड में चार्ज होने वाली है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, इसका बिजनेस तो था नहीं लेट आउट करना, इसका बिजनेस था प्रॉपर्टी बनाकर बेचना। अब प्रॉपर्टी बिकी नहीं तो इसने क्या किया, उसको लेट आउट पे दे दिया। कब से दिया? मई 2024 से लेट आउट पे दे दिया। अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी हेड का चार्जिंग सेक्शन ध्यान से पढ़ा है तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बिजनेस करता है लेट आउट का, कोई बिजनेस करता है लेट आउट प्रॉपर्टी का और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रहती है तो पीजीबीपी हेड में जाती है। पर किसी का बिजनेस लेट आउट करने का नहीं है, वो एक बिल्डर है पर माल बिका नहीं तो लेट आउट कर दिया, तो उस केस में हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर उसकी इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। अब हमें कैलकुलेट ये करना है कि कितनी इनकम टैक्सेबल होने वाली है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट हमको दिया हुआ है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में मैंने पढ़ाया था, जहां पर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर जो है उसको हम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंसीडर करने वाले हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो कृपया करके पहले हाउस प्रॉपर्टी वाला वीडियो देखकर आइए, ठीक है। अब देखिए, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, ठीक है। अब आते हैं, यहां पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं रेसिडेंशियल की बात करता हूं। रेसिडेंशियल में एक्चुअल था 15,000 और एक्सपेक्टेड था 14,000 पर मंथ, ठीक है। विच एवर इज हायर करूंगा तो कितना आएगा? 15,000। तो मैंने रेसिडेंशियल में 15,000 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट किया। 15,000 इंटू टोटल कितने यूनिट इसने दिए थे? 10 रेसिडेंशियल यूनिट इसने दिए थे। टोटल 15 खाली थे, 15 में से इसने जो है 10 लेट आउट पे दिए थे। तो 15,000 इंटू 10 यूनिट इंटू 11 महीने। 11 महीने क्यों मैंने आपको बताया? क्योंकि 1 मई 2024 का था ये, तो 1 मई से मैं कैलकुलेट करूंगा 31 मार्च तक, 11 महीने हो गए, तो टोटल आ गया 16,50,000। इजी। क्या मैं इसको पूरा टैक्सेबल कर दूंगा? नहीं। फिर आपको याद होना चाहिए सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया 30%, तो कितना आया? 4,95,000, जिसको मैंने माइनस कर दिया तो मेरा 11,55,000 जो है वो रेसिडेंशियल का इनकम आ गया। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको मैं हाउस प्रॉपर्टी में दिखाने वाला हूं, ठीक है। अब आते हैं कॉमर्शियल में। कॉमर्शियल में देखिए दोस्तों, 20,000 पर मंथ और एक्सपेक्टेड 22,000 पर मंथ। विच एवर इज हायर लूंगा तो कितना आएगा? 22,000 पर मंथ। तो मैंने 22,000 पर मंथ लिया। 22,000। अब यहाँ पर देखो, टोटल 10 यूनिट में से 5 यूनिट को लेट आउट किया है, तो 5 यूनिट के हिसाब से जो है मैंने कैलकुलेट कर लिया और 11 मंथ का कैलकुलेट किया, तो मेरा आ गया 12,10,000 रुपए, ठीक है। अब ये कॉमर्शियल है, फिर भी यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन इसीलिए मिलेगा क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो रहा है। याद रखिए, अगर ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होता तो इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी बात, ये ईआर और एआर वाला कॉन्सेप्ट भी पीजीबीपी में नहीं लगता है, ये खाली हाउस प्रॉपर्टी में लगता है, ठीक है। तो कॉमर्शियल में 12,10,000 आया। फिर मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस कर दिया, 3,63,000। तो मेरा इनकम आ गया 8,47,000, जिसको मैं हाउस प्रॉपर्टी में दिखाने वाला हूं। तो 11,55,000 रेसिडेंशियल का और कॉमर्शियल का 8,47,000। अब आइए देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में कुछ है क्या ऐसा। ए 11,55,000 फ्रॉम रेसिडेंशियल यूनिट, 8,47,000 फ्रॉम कॉमर्शियल यूनिट, बोथ अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया है। हमको यहां पर कोई ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है दोस्तों। अरे क्या हो गया जी, हाँ, ये पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों? व्हाट वुड बी योर आंसर टू MCQ 1 इफ मिस्टर मनीष
इफ मिस्टर मनीष इज नॉट अ रियल स्टेट डेवलपर एंड हैड अ बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी अगर मनीष जी का रियल इस्टेट का काम नहीं होता, खाली प्रॉपर्टी लेट आउट करने का काम होता, तो हम क्या करते? सबसे पहले जो रेसिडेंशियल वाला है वो तो हाउस प्रॉपर्टी में जाता, जितनी अमाउंट थी उतनी अमाउंट पूरी 11,55,000 जो हमने कैलकुलेट किया था वो हाउस प्रॉपर्टी में जाता। चाहे आप उसका बिजनेस करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिडेंशियल है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। फिर दूसरी बात, कॉमर्शियल है तो पीजीबीपी में जाएगा, कॉमर्शियल है पीजीबीपी में जाएगा तो एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो मैं कैलकुलेट कर रहा था यहाँ पर, ये देखो मैं क्या कर रहा था, 20,000 पर मंथ, 22,000 पर मंथ, विच एवर इज हायर कर रहा था। अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं देखूंगा एक्चुअल कितना है। एक्चुअल है 20,000 पर मंथ, तो मैं 20,000 पर मंथ से ही कैलकुलेट करने वाला हूं और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं दूंगा क्योंकि पीजीबीपी हेड में है। तो आइए देखते हैं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की इनकम कितनी होने वाली है। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहां पर मैं 20,000 पर मंथ लूंगा, है ना। मैंने आपको बताया 20,000 पर मंथ क्यों लेना है, क्योंकि एक्चुअल है, ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जा रहा है, पीजीबीपी में जा रहा है। हाउस प्रॉपर्टी में जाता तो एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट व्हिचएवर इज हायर मैं करता, पर पीजीबीपी में वो कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, जो भी एक्चुअल रहता है वो पीजीबीपी हेड में आता है। ठीक है, तो 20,000 पर मंथ जो है वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब 5 यूनिट थे, आपको पता है टोटल 10 थे, 10 में से 5 लेट आउट किया था तो 5 हमने यहाँ पर ले लिए। 11 मंथ के हिसाब से मेरा 11 लाख रुपीस पीजीबीपी में चला जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो पहले हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाइए, वहां का चार्जिंग सेक्शन अच्छे से पढ़िए, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने वाला है। तो 11 लाख पीजीबीपी में और 11,55,000 रेसिडेंशियल में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन में पॉइंट नंबर डी, 11,55,000 रेसिडेंशियल यूनिट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा और 11 लाख कॉमर्शियल यूनिट का पीजीबीपी में जाएगा, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी डी वाला हमारा सही है। ठीक है, अब यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ वैकेंट रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल यूनिट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। ये बोल रहा है कि भाई साहब टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा वैकेंट रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल यूनिट का जो स्टॉक इन ट्रेड में है प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए, यानी जिसको हमने लेट आउट नहीं किया, उसका क्या करना है भाई। तो जिसको हमने लेट आउट नहीं किया उसका हमें क्या करना है, ये इनडायरेक्टली हमसे वो लॉ पूछना चाह रहा है जिस लॉ में ये कहा गया है कि कंप्लीशन की जो सर्टिफिकेट की डेट रहती है वहां से 2 साल तक, कितने साल तक, 2 साल तक हम उस प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड में रख सकते हैं। पर अगर 2 साल से ज्यादा होता है, 2 साल से ज्यादा होता है तब हमको उसको डीम्ड लेट आउट मानना पड़ता है। तो इस केस में दोस्तों क्या 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं कि नहीं हुए हैं, आइए देखते हैं। तो इसको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जो है वो मिला 1/2/2023 को, तो 1/2/2024, 1/2/2025, यानी कि 1 फरवरी 2025 जो है वहां पर इसके 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं। तो मतलब फाइनेंशियल ईयर जो है 31 मार्च 2025। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 तक जो है इसका कार्यक्रम कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखो हम पढ़ेंगे, नो टैक्स ट्रीटमेंट वुड बी देयर एज द यूनिट वेयर नॉट लेट आउट and held as stock in trade and 2 years have not elapsed from the end of financial year in which certificate of completion is obtained। यानी जिस साल सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलता है उस साल का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है
वहां से हमको 2 साल कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ये लॉ में आप ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है कि सर्टिफिकेट की डेट से आपको नहीं लेना है। सर्टिफिकेट की डेट जिस फाइनेंशियल ईयर में मिली है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से कैलकुलेट करना है आगे के 2 साल। ठीक है, तो इस केस में फाइनेंशियल ईयर एंड 31/3/23 को होता तो 2 साल होते 31/3/25 को, यानी 1/4/26 से डीम्ड लेट आउट माना जाएगा। तो हमारे लिए यहाँ पर कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा क्योंकि हमको 2 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम आगे के केस सिनेरियो में। आगे का केस सिनेरियो क्या बोलता है दोस्तों? आगे का केस सिनेरियो क्या बोलता है आइए देखते हैं। मिस्टर मनीष इज ऑल्सो एंगेज विद द फर्म जोको एंड एसोसिएट। मिस्टर मनीष जोको एंड एसोसिएट में है, पर क्या है दोस्तों, स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर है यानी ये फर्म में सोते रहते हैं, जागते नहीं है, सोते रहते हैं फर्म में। स्लीपिंग पार्टनर है मिस्टर मनीष, बहुत बढ़िया। फर्म के पास 3 पार्टनर है। कैपिटल जो है फर्म की 10 लाख रुपए। ईच पार्टनर रिसीव्ड इंटरेस्ट 15% ऑन कैपिटल। अब देखो दोस्तों, जो इसकी कैपिटल है मिस्टर मनीष की, वो फर्म में 10 लाख रुपए है। मिस्टर मनीष ने फर्म में 10 लाख रुपए लगाए हैं, इसीलिए हिज कैपिटल लिखा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, ईच पार्टनर यानी जितने भी पार्टनर कैपिटल लेकर आएंगे उनको इंटरेस्ट देंगे हम 15%। तो एक बात बताइए, क्या 15% देना अलाउड है? क्या 15% देना अलाउड है? नहीं है। कितना अलाउड है यहाँ पे? 12%। 12% पर एनम आप दे सकते हो, और 12 से ज्यादा दिया तो पार्टनरशिप फर्म को डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फ्रॉम द फर्म एंड रेम्यूनरेशन भी मिल रहा है भाई साहब। रेम्यूनरेशन 30,000 पर मंथ। इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन आर ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन दोनों पार्टनरशिप डीड ने ऑथराइज करके रखा हुआ है। और जो बुक प्रॉफिट है फर्म का प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए, वो 9,50,000 रुपए है। अब यहां पर आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि स्लीपिंग पार्टनर को कभी सैलरी नहीं मिलती है। स्लीपिंग पार्टनर को कभी सैलरी नहीं मिलती, तो मिस्टर मनीष को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म दे रहा है वो खाली 12% दे सकता है, यानी कि जो बाकी का 3% है वो फर्म के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जो 3% एक्स्ट्रा फर्म ने दिया वो फर्म के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर जो चीज फर्म के लिए टैक्सेबल हो जाती है वो पार्टनर के लिए टैक्सेबल नहीं होती है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जो चीज फर्म के लिए टैक्सेबल हो जाती है वो पार्टनर के लिए टैक्सेबल नहीं होती। तो जो 3% एक्स्ट्रा दिए वो फर्म के लिए टैक्सेबल हो गए, और फर्म के लिए टैक्सेबल हो गए तो पार्टनर के लिए टैक्सेबल नहीं होंगे, यानी पार्टनर के हैंड्स में 12% ही टैक्सेबल होने वाला है। 3% जो है वो फर्म के हैंड में टैक्सेबल होगा क्योंकि फर्म ज्यादा दिया है। अब यहां पर दोस्तों बुक प्रॉफिट वगैरह दिया है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? 5th क्वेश्चन है दोस्तों। 5th क्वेश्चन देखेंगे हम। What would be the income taxable in the hand of मिस्टर मनीष? मिस्टर मनीष के हाथ में कितनी इनकम टैक्सेबल होगी फ्रॉम द फर्म जोको एंड एसोसिएट असेसमेंट ईयर 25-26। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो उस लॉ का है। कौन से लॉ का? वो बुक प्रॉफिट का 60%, पहले 6 लाख है तो बुक प्रॉफिट का 90%। ये तो वही क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसमें तो रेमुनरेशन दिया हुआ है। नहीं दोस्तों, इसमें रेमुनरेशन कैलकुलेट नहीं करना है, आप समझिए, क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर में रेमुनरेशन कहां से आया भाई? नहीं आता। ठीक है, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है? इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर मनीष। तो
तो मनीष के हाथ में कितनी इनकम टैक्सेबल होगी? तो मैंने आपको बताया मनीष के हाथ में 12% होने वाली है। फर्म ने 15% दिया, यानी 10 लाख का 15% 1,50,000 फर्म ने दिया, पर 12% मनीष के हैं, फर्म को एग्जेम्प्ट हो गया 12% और 12% मनीष को टैक्सेबल हो गया। 12% फर्म को एग्जेम्प्ट हो गया पर मनीष को टैक्सेबल हो गया। जो 3 लाख रुपए थे एक्स्ट्रा वो फर्म को टैक्सेबल हो जाएंगे। किसको टैक्सेबल हो जाएंगे? फर्म को। मनीष को टैक्सेबल नहीं होगा भाई साहब ये 3 लाख। ध्यान से सुनिएगा, मनीष को टैक्सेबल नहीं होगा ये 3 लाख, ये 3 लाख टैक्सेबल होगा फर्म को। ठीक है, तो क्लियर कॉन्सेप्ट है। जो भी इनकम फर्म में टैक्सेबल होती है वो पार्टनर के लिए एग्जेम्प्ट होती है, जो फर्म में एग्जेम्प्ट होती है वो पार्टनर के लिए टैक्सेबल होती है। ये एक क्लियर कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब यहां पर देखो 10 लाख का 12% 1,20,000, यानी पॉइंट नंबर बी जो है वो 1,20,000 वो टैक्सेबल हो जाएगा मिस्टर मनीष के हैंड में। बाकी कोई ऑप्शन आपको देखना नहीं है क्योंकि उसमें उन्होंने रेम्युनरेशन वगैरह कैलकुलेट करके रखा होगा। स्लीपिंग पार्टनर में रेम्युनरेशन नहीं होता है। अब एक और है यहाँ पर केस सिनेरियो छोटा सा, उसको भी पढ़ लेते हैं। यहां से जो चालू हो रहा है देखिए ध्यान से। He has taken 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इनके पास 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। डिटेल दी हुई है पॉलिसी का। डेट ऑफ इशू 1/4/21, 1/4/23, 1/2/24, 1/7/24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। इन्होंने जो है वो जो दिया हुआ है अपना डेट ऑफ इशू। ठीक है, एनुअल प्रीमियम 4 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू डेट व्हेन प्रीमियम फॉल ड्यू एवरी ईयर 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 फरवरी, 1 जुलाई, कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ मैच्योरिटी 31 मार्च, 31 मार्च, 31/1, 30/6। ठीक है, कंसिडरेशन रिसीव्ड इंक्लूडिंग बोनस 40 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 32 लाख। सम एश्योर्ड 35 लाख, 14 लाख, 22 लाख, 31 लाख। अब आपको ATC का एक कॉन्सेप्ट याद होगा जहां पर यह कहा गया था कि अगर कोई भी LIC 1/4/13 के बाद इशू होती है, 1/4/13 के बाद इशू होती है तो उसका प्रीमियम सम एश्योर्ड के 10% से कम आना चाहिए। अगर सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा आता है तो वो LIC टैक्सेबल हो जाता है, पर अगर सम एश्योर्ड के 10% से कम प्रीमियम आता है तो वो LIC एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब देखिए यहां पर सम एश्योर्ड ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है प्रीमियम। ठीक है, सम एश्योर्ड 35 लाख, 35 लाख का 10% होता है 3,50,000, 3,50,000 से कम होना चाहिए, और ये है 4 लाख। तो भाई साहब ये तो हो गया टैक्सेबल। बी में आते हैं, 14 लाख का 10% 1,40,000 होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। इसका है 1,50,000, तो ये भी हो गया टैक्सेबल। सी में आते हैं 22 लाख यानी 2,20,000 होना चाहिए और यहां पर उससे कम है 2 लाख है, तो ये हो गया सी आपका एग्जेम्प्ट। डी में आते हैं 31 लाख का सम एश्योर्ड है तो उसका 10% 3,10,000 होना चाहिए, 3,10,000 से कम है 3 लाख, तो ये भी हो गया एग्जेम्प्ट। अगर 10% से कम होता है तो एग्जेम्प्ट, 10% से ज्यादा होता है तो टैक्सेबल। पर 10% किसका निकालना है? सम एश्योर्ड का निकालना है, इसका नहीं निकालना है, मैच्योरिटी अमाउंट का नहीं निकालना है, सम एश्योर्ड का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सी और डी एग्जेम्प्ट है, ए और बी टैक्सेबल है। अब आते हैं हम क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। विच लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वुड बी एग्जेम्प्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी प्रोसीड? भाई साहब सी और डी एग्जेम्प्ट है, हमने कैलकुलेट करके देख लिया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर लिया और आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये और आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से करवाने वाला हूं, तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 6 से रेडी होकर आइएगा। पहले एक बार हम आंसर्स भी चेक कर लेते हैं, आंसर्स भी चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट का ए हमने टिक किया था, सही है। सेकंड का डी टिक किया था, वो भी सही है। थर्ड का भी ए टिक किया था, वो भी सही है।
फोर्थ का सी टिक किया था वो भी सही है, और फिफ्थ का बी 1,20,000 टिक किया था वो भी हमारा सही है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब पढ़ सके, सब बढ़ सके और एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।